नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान आज बीकॉम फाइनल ईयर EFM पेपर 1 जो अपना फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस है, वित्तीय बाजार परिचालन है, उसके सेकंड चैप्टर मनी मार्केट या मुद्रा बाजार है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सामान्यतः अपन मनी मार्केट या मुद्रा बाजार किसे कहते हैं? अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करा जाए तो मनी मार्केट इज द मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। और सेकंड टाइप से अपन इसको बोलना चाहें, मनी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। यानी मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहां पर अल्पकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। एक डेफिनेशन आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, द मनी मार्केट प्रॉपरली स्पीकिंग इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म एंड डे टू डे लोन्स। यानी मुद्रा बाजार वह बाजार है जिसमें अल्पकालीन एवं प्रतिदिन के ऋणों का लेन देन किया जाता है। ये प्रोफेसर सेयर्स ने डेफिनेशन दी है, बाकी अपन सिंपल वर्ड वाली डेफिनेशन है उसको भी यूज कर सकते हैं। यानी अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं उसको, मनी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। अब ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज या अल्पकाल होता क्या है? ये डे 1 टू लेके 1 ईयर तक का टाइम है, उसे शॉर्ट टर्म या अल्पकाल बोला जा सकता है। एक दिन से लेकर के 12 महीने तक का समय या 1 वर्ष तक का समय है, उसे अल्पकाल बोला जाएगा। फिर इसके बाद में सेकंड जो अपना पार्ट आ रहा है वो कंपोजिशन ऑफ मनी मार्केट या मुद्रा बाजार की संरचना है। ये जो कंपोजिशन है वो इंस्ट्रूमेंट्स के बिहाफ पे नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पे है। यानी कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो मनी मार्केट में डील करते हैं। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट या ऑर्गेनाइज्ड पार्ट जिसे संगठित भाग, और सेकंड है वो अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट या असंगठित भाग। पहले अपन असंगठित या अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट या पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट या मार्केट वो मार्केट होता है जिसपे किसी भी अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी आपके मनी मार्केट के ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है उसको RBI कंट्रोल करता है, ऐसे ही कैपिटल मार्केट है उसको सेबी कंट्रोल करता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट चाहे वो मनी मार्केट का हो या कैपिटल मार्केट का हो, दोनों को कोई भी इंस्टीट्यूट है वो कंट्रोल नहीं करता है, यानी कोई अथॉरिटी है वो उस पर कंट्रोल करने के लिए नहीं होती है। इसमें सामान्यतः अपन कुछ वर्ड्स हैं जैसे देसी बैंकर हो गया, मनी लेंडर्स हो गया, जिन्हें अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में साहूकार या आपके महाजन या देसी बैंकर्स के रूप में पहचानते हैं। इन पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसीलिए इसको असंगठित या अनऑर्गेनाइज्ड बोला जाता है। फिर जो सेकंड पार्ट अपना आता है ऑर्गेनाइज्ड पार्ट या संगठित भाग या ऑर्गेनाइज्ड मार्केट भी इसको बोला जा सकता है। यानी इस पे डायरेक्टली RBI है इसका कंट्रोल होता है। और RBI का थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इसका एस्टैब्लिशमेंट है वो 1935 में हुआ था, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। फिर इसके बाद में इसका नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण है, वो 1949 में 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI इसको कंट्रोल भी करती है, प्लस RBI इस पार्ट का इस मार्केट का पार्ट भी होती है। फिर सेकंड वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI बैंक है जिसका एस्टैब्लिशमेंट है वो 1955 में हुआ था, और SBI एक्ट है वो 1956 है। SBI और कमर्शियल बैंक्स हैं, दोनों को अलग अलग इसलिए लिखा है कि RBI को SBI सपोर्ट करता है, SBI का एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है, इसलिए ये अदर कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे इसको डिफरेंटली मेंशन करा गया है। फिर उसके बाद में आता है कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक। सामान्यतः अपन अपने सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें, बैंक इज एन इंस्टीट्यूट और बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच ट्रेड ओनली इन मनी which lends money to general public and industrialist or also accept the deposits from general public। यानी सामान्य शब्दों में अपन बोलना चाहिए तो बैंक एक वित्तीय संस्था होती है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है, जो ऋण देने का काम भी करती है और जमाएं स्वीकार भी करती है। वाणिज्यिक बैंक में आपके सारे बैंक्स आ गए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अपन एग्जाम्पल लें तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया,
बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इलाहाबाद हो गया, ये सारी बैंक्स हैं वो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर की अपन बात करें तो उसमें ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स होते हैं जो मनी मार्केट में इंक्लूड करे जाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखा है मैंने रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इंडिया में 1972 2 अक्टूबर 1972 को रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनका एस्टैब्लिशमेंट है वो करा गया था। स्टार्टिंग में 5 ब्रांचेज हैं इसकी ओपन करी गई थी, जो आपके मालदा वेस्ट बंगाल में आता है, मुरादाबाद में हुआ, जयपुर राजस्थान, भिवानी हरियाणा, इस टाइप से इसके बैंक्स हैं वो एस्टैब्लिश करे गए थे। इनका मेन जो पर्पस था वो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना था। वो एग्रीकल्चर के लिए या फिर रूरल इंडस्ट्रीज हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनका एस्टैब्लिशमेंट है वो करा गया था। फिर उसके बाद में आता है कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक। पहले वाले वीडियो में भी शायद मैंने डिस्कस करा था, फिर भी रिपीट कर देता हूं। कोऑपरेटिव बैंक्स है, इनका स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर्स का होता है। स्टेट लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक होता है उसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक होता है उसे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है, और रूरल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। फिर उसके बाद में एक कंसेप्ट आता है आपका एक्सेप्टेंस हाउसेज का, स्वीकृति गृह का। एक्सेप्टेंस हाउसेज का सिंपल फंडा होता है, वैसे इंडिया में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं एक भी एक्सेप्टेंस हाउस नहीं है। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखे जाते हैं उसके अंदर आपके एक्सेप्टेंस और डिस्काउंटिंग हाउसेज हैं उनका रोल आता है। मान लीजिए कोई ए पर्सन है वो सेलर है, क्रेडिट बेसिस पे उधार पे कोई भी प्रोडक्ट है वो बी बायर को सेल आउट करता है। अब उसके बाद में ए है जो सेल करता है, बायर पे बिल राइट करेगा। बी है जो आपका बायर है वो उसे एक्सेप्ट करके ए को रिटर्न कर देता है। अब ए के पास में ऑप्शन होता है, अगर आपके यहाँ पे एक्सेप्टेंस हाउसेज हैं तो वो डायरेक्टली एक्सेप्टेंस हाउस है उनसे इस बिल को एक्सेप्ट करवा लेता है। एक्सेप्ट करवाने के बाद में उसे ओपन मार्केट में भी सेल करा जा सकता है, या डिस्काउंटिंग हाउसेज हैं उनसे एक पर्टिकुलर रेट पे या डिस्काउंटिंग रेट पे डिस्काउंट भी कराया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग हाउसेज, बट्टा गृह। डिस्काउंटिंग हाउसेज भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं इंडिया में एक भी नहीं है। अगेन प्रोसीजर है वो सेम रहती है। एक सेलर है वो बायर पे बिल राइट करता है, बायर उस बिल को एक्सेप्ट करके सेलर को रिटर्न कर देता है। फिर सेलर है वो एक्सेप्टेंस हाउस से एक्सेप्ट करवाता है, फिर डिस्काउंटिंग हाउस तक जाता है, और डिस्काउंटिंग हाउस है वो अपनी पर्टिकुलर एक डिस्काउंटिंग रेट पे डिस्काउंट करके अमाउंट है वो सेलर को दे देता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद में आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। अब इसके कई पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले आपका लिया गया जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जो सामान्य बीमा कंपनियां होती हैं, और इस पर्पज से इंडिया में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश कर रखा है जो 1972 में हुआ था, जो सामान्य बीमा करने का काम करता है। सेकंड आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जीवन बीमा कंपनियां। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली कंपनी है वो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट है वो 1956 में हुआ था। उसके बाद में आजकल कई सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, लाइक आपका ICICI प्रूडेंशियल हो गया, भारतीय एक्सा हो गया, ये कंपनीज भी आजकल लाइफ इंश्योरेंस में डील करती हैं। फिर उसके बाद में आता है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 1963 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था, और UTI है वो आपकी यूनिट्स सेल आउट करने का काम करती है, यानी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको सेल आउट करने का काम करती हैं। जो अगला अपना नेक्स्ट इसी में इंक्लूड होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? जनरल पब्लिक की जो स्मॉल सेविंग्स है उन सेविंग को एक पर्टिकुलर फंड में या पूल में कलेक्ट करना म्यूचुअल फंड होता है। मान लीजिए ये कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसे अपन UTI मान लेते हैं। अब ये UTI क्या करता है, डिफरेंट पर्सन्स होते हैं उनकी सेविंग्स को यूनिट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कराता है। जैसे A पर्सन, B, C, D, E, F, G, H, I। मान लीजिए ये 500 रुपीज पर मंथ, ये लमसम 10,000 रुपीज, ये लमसम 1 लाख रुपीज, ये सपोज 2,000 रुपीज की SIP कराता है, ये 5,000 रुपीज की SIP कराता है, कोई मान लीजिए 10,000 की SIP कराता है,
कोई 1000 की SIP कराता है, कोई 6000 की SIP कराता है, कोई 7000 की। ये जितनी भी SIP या लमसम अमाउंट है वो एक पूल में UTI के पास में आ जाती है और ये सब लोगों का म्यूचुअल फंड बन जाता है। इसीलिए इनको म्यूचुअल फंड या साझा कोष या पारस्परिक कोष बोला जाता है। अब थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड इंडिया में लॉन्च करने वाली पहली कंपनी थी UTI, जिसने यूनिट 64 नाम से पहला म्यूचुअल फंड है वो लॉन्च करा था 1964 में। उसके बाद में फर्दर बैंकिंग सेक्टर में SBI पहला बैंक था जो म्यूचुअल फंड कंपनीज में एंटर हुआ था 1980 में। आजकल कई सारी कंपनीज मार्केट में आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सारा आपका कंपोजिशन या स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट आप इसे बोल सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ अपन ने दो चीज़ें डिस्कस करी है। एक मनी मार्केट होता क्या है और दूसरा उसका कंपोजिशन क्या है। और कंपोजिशन है वो भी इंस्ट्रूमेंट्स या सर्विसेज के बिहाफ पे नहीं, इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पे। यानी कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं या कौन कौन से पर्सन्स हैं या कौन कौन से बैंक्स हैं जो आपके मनी मार्केट में डील करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।